हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। एक अकेला प्लेटफॉर्म जहां पे आपका ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों तरीके से आप लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो इस वीडियो में आप लोग वॉच कर रहे हैं 2019 के पेपर का सी सेक्शन। सी सेक्शन मतलब थर्ड पार्ट। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ए पार्ट और बी पार्ट सॉल्व नहीं किया है वो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करें और आपको वहां पे मिल जाएंगे 2019 का ए सेक्शन बी सेक्शन दोनों वीडियोस। तो चलिए सी पार्ट हमारा यहां पर चालू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हम आपको दिखा देते हैं। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 13 से ये चालू हो रहे हैं। तो 1 से 6 तक हमने ए पार्ट में किया था, फिर क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने बी पार्ट में किया था और सी पार्ट में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक। बहुत सिंपल सा सवाल है, सब्जेक्टिव पैटर्न है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको यह प्रूफ करना है कि 2 + 5√3 एक इररेशनल नंबर है और आपको ये बोला गया है कि √3 एक इररेशनल नंबर है। देखो आप अगर इसको समझें तो आपको जो गिवन है, अगर मैं उसको लिख के दिखाऊं तो आपको यहां पे गिवन पार्ट में ये बोला गया है कि 2 + 5√3 को प्रूव करना है इररेशनल नंबर। √3 इररेशनल है, तो गिवन में मुझे बोला है √3 इज इररेशनल नंबर। तो ये इररेशनल है, ये बहुत क्लियर व्यू दिया है और हमें ये शो करना है। क्या शो करना है? तो हमें शो करना है कि 2 + 5√3 एक इररेशनल नंबर है, इज इररेशनल। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये कहता है कि आप यहां पर जिसको इररेशनल बोलना है उसको रैशनल बोल दो। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम अपनी बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं। तो इस मेथड के थ्रू हम बोलेंगे कि लेट 2 + 5√3 इज रैशनल। और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब इसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे देयरफॉर 2 + 5√3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q। चलिए इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर ये आएगा 5√3 इज इक्वल्स टू P/Q ऑलरेडी था, इस 2 को उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -2। नाउ अगर इस साइड पे मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 5√3 इज इक्वल्स टू P - 2Q अपॉन Q। मैंने Q एज ए एलसीएम ले लिया और P - 2Q न्यूमरेटर में लिख दिया। अब ये 5 भी इधर आएगा तो √3 हमारा क्या हो जाएगा? तो √3 हमारा हो जाएगा P - 2Q अपॉन 5Q। नाउ हमने √3 को एज अ रैशनल नंबर दिखा दिया। हमने क्या बोला था? 2 + 5√3 क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है इसको मैं सॉल्व करूंगा तो √3 की वैल्यू तो ये आएगी, √3 भी एक रैशनल नंबर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन है, अब देखो मेरी बात यहां कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। क्वेश्चन में ये गिवन था कि √3 एक इररेशनल नंबर है, एज गिवन √3 इज इररेशनल नंबर। और अगर ये इररेशनल है तो दैट मींस P - 2Q/5Q भी इररेशनल होना चाहिए। मतलब हम कभी भी रैशनल को इररेशनल के इक्वलाइज नहीं कर सकते। इस सिनेरियो में हम √3 को रैशनल कह रहे हैं और क्वेश्चन में √3 इररेशनल दिया है। दैट मींस रैशनल एक इररेशनल, अगर √3 इररेशनल है और ये वाला पार्ट अगर रैशनल है तो इररेशनल इज नेवर इक्वल्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, तो हम कहेंगे irrational number is never equals to rational number। मेरी बात
कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, इस कारण हम कहेंगे कि 2 + 5√3 एक इर्रेशनल नंबर है। डन। हमने चालू कैसे किया, आप इस मेथड को लिख के रख लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, 2019 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि प्रूव दैट 2 + 5√3 इज इर्रेशनल, क्योंकि ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ करना है। 2 मिनट होल्ड करिएगा। ये क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि 2 + 5√3 इर्रेशनल है। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से मूव कर रहे हैं, यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और ये मेथड के अकॉर्डिंगली हमने 2 + 5√3 को रैशनल बोला। ठीक है, तो लेट 2 + 5√3 इज रैशनल। जब हम रैशनल बोलते हुए आए तो √3 एक रैशनल नंबर होना चाहिए, बट क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है √3 एक इर्रेशनल नंबर है, तो नेवर रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट 2 + 5√3 इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, तो √3 अगर इर्रेशनल दिया है तो ये पार्ट इर्रेशनल होना चाहिए था। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 में एक सेकंड पार्ट भी आपको दिया है, जहां पे आपसे कहा है यूक्लिड्स एल्गोरिदम के थ्रू आप HCF निकालिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम हम कहेंगे कि HCF निकालना है, HCF of 2048 and 960। जिन भी दो नंबर का आपको HCF निकालना होता है, इस एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम ये कहती है कि जो बड़ा नंबर है उसको सामने लिख दो। तो A अगर ये नंबर है, ठीक है, 2048, जो बड़ा नंबर है वो सामने, ठीक है, और इसको आप डिवाइड करो किससे, जिस दूसरे नंबर से जो छोटा नंबर है रफ वर्क में। तो जब आप 2048 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जो दूसरा नंबर दिया है, दूसरा नंबर आपको दिया है 960, तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पे 960 मल्टीप्लाइड विथ 2 × 0 इज 0, 2 × 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 × 9 इज 18 एंड 19, तो यहां पे 1920 आएगा। ठीक है, और अगर आप 3 से डिवाइड करते तो नंबर बड़ा हो जाता। तो यहां पे जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो यहां पे ये 8 और ये 2, ठीक है, और यहां पर 10 में से 9 गए तो 128 आता रिमाइंडर। तो यूक्लिड्स एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली, इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली अगर हम मूव करते हैं तो बड़ा नंबर हमेशा सामने होगा, इस बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, क्वोशिएंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, ये क्वोशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो क्वोशिएंट इज ऑलवेज, सॉरी, डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू, तो ये डिविडेंड कहलाएगा किससे, क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड विद डिवाइजर। तो यहां पे 9 × 60 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और ऐड करेंगे रिमेनिंग पार्ट, तो यहां पर आपको मिलेगा 2048 डिविडेंड। तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड विथ क्वोशिएंट एडेड विथ रिमाइंडर। ये वाला पहला स्टेप आया। ठीक है, अब एल्गोरिदम कहती है कि अगेन यही चीज फॉलो करनी है, लेकिन अब आपको 960 को डिवाइड करना है किसके साथ, जो रिमाइंडर पार्ट है 128 के साथ। तो 960 को आप डिवाइड करिए 128 के साथ। ठीक है, तो रफ वर्क में अगेन मैं यहां पर 960 को डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड कर रहा हूं, 128 के साथ। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो यहां पे ये आ जाएगा 3 टाइम्स करके देखें, तो 3 × 8 इज 24, ज्यादा हो रहा है 4 और 5 टाइम्स। तो यहां पर एक काम करते हैं, 128 को 5 टाइम्स देखें, तो 5 × 8 इज 40, 5 × 2 इज 10, 10 + 4 इज 14, और ये आएगा 640। ऐसे ही 128 मल्टीप्लाइड विथ 6, 6 × 8 इज 48, 4, 2 × 6 इज 12, प्लस 4 इज 16, और ये आएगा 768। ठीक है,
768। तो यहां पर 128 को एक बार 7 से मल्टीप्लाई करके देखें। 7 से अगर मैं करूंगा तो 7 इंटू 8 इज 56, यस। 7 इंटू 2 इज 14, 14 प्लस 5 इज 19, तो ये आएगा 896। मैं कहूंगा यहां पे 896, 128 7 टाइम्स, क्योंकि 8 टाइम्स और ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं 896 से डिवाइड करूंगा, मतलब 128 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 7 एंड एडेड विथ व्हाट, रिमेनिंग पार्ट, तो 10 में से 6 गए 4, ठीक है, और 6 ने कैरी दिया तो 15, 15 में से 9 गए, तो 15 में से 9 गए ये 6, 64। तो यहां पे रिमाइंडर आएगा 64। ये आपकी सेकंड स्टेप आएगी। डन। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं रफ वर्क को, और आप टीचर को रफ वर्क जू करके दिखाइएगा, ठीक है। यही एल्गोरिदम है, ये आपका सेकंड स्टेप आया। चलिए अभी मूव करते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। तो इसका थर्ड स्टेप क्या कह रहा है उसको नोटिस करिए। थर्ड स्टेप कह रहा है कि अब 128 को आप डिवाइड करिए 64 के साथ। तो यहां पे 128 को जब आप डिवाइड करेंगे 64 के साथ, तो आप नोटिस करेंगे कि 64 2 टाइम्स होता है 128, और रिमाइंडर आपका बचता है 0। तो यहां पर हम कहेंगे 64 इंटू 2, ठीक है, एडेड विथ रिमाइंडर विल गिव यू 128। दैट मीन्स हमारी चीज हो गई सॉल्व। बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका निकला 64, ठीक है। मैं 64 लिखकर आऊंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ जो नंबर आपको दिया है, और वो नंबर आपको दिया था क्वेश्चन में 2048 एंड 960, ये दो नंबर्स दिए थे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे निकल के आया इज 64। क्लियर है? तो यहां पे कुल मिला के हमने क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट भी कर लिया। यूक्लिड्स एल्गोरिदम जो था वो हमने यहां पे लगाया है। तो कुल मिला के यूक्लिड्स एल्गोरिदम कहता है इस स्टेप को तब तक फॉलो करते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एचसीएफ देने के लिए आप इस प्रकार से मूव करेंगे। डन। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक मैं यहां पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं इस वीडियो में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपके पास दो राइट ट्राइंगल्स हैं एबीसी एंड डीबीसी आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेन्यूज बीसी एंड ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक बेस है, मतलब एक हाइपोटेन्यूज है जिसका नाम इन्होंने हमें बोला है बीसी। तो मैं कह रहा हूं एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, ये पॉइंट सी ले लेते हैं। अब बीसी के अंदर इस लाइन को इन्होंने हाइपोटेन्यूज माना, इन्होंने बोला सेम साइड पर एक राइट ट्राइंगल बना है। तो चलो एक राइट ट्राइंगल बना देते हैं। तो मैं कहूंगा ये एक राइट ट्राइंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। अच्छा, इसी साइड पे एक दूसरा ट्राइंगल बना है, तो ये तो एबीसी है, बीसी हाइपोटेन्यूज है, एंड डीबीसी, डीबीसी भी है, तो डीबीसी बना देते हैं। ऐसा हो सकता है एक राइट ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हो, मैं कहूंगा ये पॉइंट डी दिया है, एकदम हो सकता है। तो ये कह रहा है ए बी सी डी बी सी दो राइट ट्राइंगल हैं जिसमें हाइपोटेन्यूज बीसी है और बीसी के सेम साइड पे दो ट्राइंगल्स बने हैं। डन। इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पी, ये जो ए सी है और जो बी डी है, ठीक है, तो यहां पे ये कह रहा है on the same side of BC if AC and BD, if AC and BD intersect, ये देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैं P बोल दूं, prove that AP multiplied with PC equal to BP multiplied with DP, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मुझे क्या गिवन है। सबसे पहली बात तो मुझे गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, एक तो ABC दिया एक DBC दिया है, ट्रायंगल DBC आर राइट ट्रायंगल्स, ठीक है।
दूसरा पॉइंट मुझे यहां पे ये गिवन है कि BC इज हाइपोटेन्यूस, BC इज हाइपोटेन्यूस फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है। तीसरा मुझे चीज ये गिवन है कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल CDA विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इन बोथ द ट्राइंगल्स। ये भी मुझे गिवन है, राइट ट्राइंगल क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट AC एंड BD जो इंटरसेक्ट कर रही है वो है P पॉइंट, तो AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट P। चलिए ये भी लिख दिया। और कुछ गिवन है नहीं, मुझे क्या शो करना है वो लिख देते हैं, टू शो। मुझे ये शो करना है कि AP when multiplied with PC will give you BP when multiplied with DP, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं देख लेता हूं, देखो AP और PC और BP और DP ये इन दो ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, यहां पे हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABP, तो मैं देखो क्या ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल, मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया ऊपर वाला ABP और मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं DCP। क्यों? क्योंकि देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पे अगर सिमिलर बोल दूं तो यहां पे सिमिलर बोलने के कारण होगा क्या कि मैं साइड्स का रेशियो बना सकता हूं, और अगर मैं साइड्स का रेशियो बना देता हूं तो यहां पर रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स। मैं मूव कर रहा हूं सिमिलर ट्राइंगल के कंसेप्ट से, ठीक है। तो यहां पे मैं ये चीज मल्टीप्लाई वाली ला सकता हूं जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेलूंगा, ठीक है। तो पहले क्लियर होना चाहिए आपको जो प्रूफ करना है कैसे मूव करेंगे। तो मैंने देखा AP और PC दो अलग ट्राइंगल्स के पार्ट है, AP इस ट्राइंगल का पार्ट है, PC इस ट्राइंगल का पार्ट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो फ्रैक्शन से ही आ सकता है। तो यहां पे देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CDP विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है, एक चीज। दूसरा मैं इस एंगल को पिक कर रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल DPC और रीजन दूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कर दिया, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है, एक चीज। अब मैं सिमिलैरिटी लगा सकता हूं, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ABP is similar to triangle DCP। रीजन मैं दूंगा डबल ए क्राइटेरियन का यूज करके। सिमिलैरिटी के लिए मैं डबल ए क्राइटेरियन यूज कर सकता हूं, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल दिया। जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए तो यहां पर मैं सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल बोल सकता हूं। दैट मींस इस ट्राइंगल में AP और उस ट्राइंगल का DP पार्ट इक्वल होगा इस ट्राइंगल के AB और उस ट्राइंगल के DC के रेशियो के, इक्वल्स टू, तीनों साइड्स इक्वल होंगी BP CP। तो यहां पे PB कर देता हूं, ठीक है, PB एंड PC का रेशियो, डन। ये रेशियो बोल सकता हूं। मुझे यहां आना है AP इंटू PC, तो देखो AP यहां है, PC यहां है, DP और BP, DP यहां है, PB यहां पर है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, नाउ टेकिंग दिस टू रेशियोज, ठीक है, टेकिंग द टू रेशियोज AP अपॉन DP इक्वल्स टू PB अपॉन PC। अगर ये वाला दो रेशियोज को मैं सॉल्व करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो जो मुझे प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाता है। देखो ये PC AP के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AP मल्टीप्लाइड विथ PC इक्वल टू
डीपी पीबी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पीबी मल्टीप्लाइड विद डीपी, और यही तो मुझे प्रूफ करना था, कर दिया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। कुल मिला के हमारी कहानी यहां पे खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 14 सब्जेक्टिव वैरायटी का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का सवाल था, इजी था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। इसमें एक और पार्ट है अगेन, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम PQRS। तो एक ट्रेपीजियम बना लो, ये रहा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जहां पर सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, ठीक है, तो इसको हम ट्रेपीजियम बोलेंगे। अगेन डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम PQRS, नाम दे देते हैं PQRS। डायगोनल्स ऑफ PQRS, तो डायगोनल्स की कहानी है, P को R से मैच कर देते हैं, S को Q से मैच कर देते हैं, डायगोनल्स हमने मैच कर दिए। उसके बाद क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। ये जहां पे मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को O बोलना है, ठीक है। PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS एंड PQ इज 3 टाइम्स ऑफ RS, PQ is 3 times of RS. Find the ratio of the areas of the triangles POQ and ROS. है आसान सवाल। देखो यहां पे भी सिमिलैरिटी का यूज कर लेते हैं। यहां पे हम क्या बोलेंगे, हमें क्या गिवन है, सबसे पहली बात तो हमें गिवन है PQRS is ट्रेपीजियम। क्या गिवन है, ट्रेपीजियम। ये एक ट्रेपीजियम गिवन है, ठीक है, वेयर हमें बहुत क्लियरली बोला है PQ पैरेलल है RS के, और हमें कहा है कि यहां पर एक ये वाला सिनेरियो PQ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ RS। एक तो हमें ये बोला गया है, और हमें क्या बोला है, तो डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम PQRS इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, तो मैं कहूंगा SQ एंड PR। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टू शो लिख देते हैं। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है रेशियो। किसका रेशियो, रेशियो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, POQ, POQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक दिया POQ, एक दिया ROS, एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS, ठीक है। तो अब ये हमें रेशियो निकालना है। हम इन दो ट्रायंगल्स को पिक कर लेते हैं जिनके एरिया के बारे में बात हो रही है। तो हम कहेंगे सबसे पहली चीज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, बोल सकते हैं एंगल, या सबसे पहले लिखिए इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS, इन दो ट्रायंगल्स को पकड़ लेते हैं। इसके अंदर एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS, वर्टिकली अपोजिट एंगल रीजन दे सकते हैं। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल का रीजन, VT लिखा है मैंने यहां पे, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी चीज मैं यहां पे बोल सकता हूं कि एंगल QPO, एंगल QPO इज इक्वल्स टू एंगल SRO। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, क्योंकि रीजन हमें क्वेश्चन में गिवन है PQ इज पैरेलल टू RS, और जब PQ RS के पैरेलल है तो PR ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, PR इज ट्रांसवर्सल। ये रीजन दिया मैंने, कोई डाउट? चलो, इन दो कारण के कारण, देखो एंगल है ना, तो डबल ए क्राइटेरियन के कारण मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल रहा हूं। Therefore, triangle POQ is similar to triangle ROS using double A criterion. Double A similarity criterion.
डन, ये हमने नोट कर दिया। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो, ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS इज इक्वल्स टू, अब POQ की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं साइड का रेशियो, मतलब साइड के स्क्वायर का रेशियो बोल सकता हूं इक्वल है, तो PQ स्क्वायर मैं कह सकता हूं कि PQ स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं PQ बोल रहा हूं तो वहां पे मैं RS बोलूंगा, RS स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए दूसरी चीज हम और क्या कर सकते हैं यहां पर, अब यहां पे आ जाओ, जो गिवन था, मुझे क्या गिवन था कि PQ इज 3 टाइम्स ऑफ RS, तो PQ की जगह 3 टाइम्स ऑफ RS डाल दूं। यहां पे मैं बोल सकता हूं PQ की जगह पे 3RS अपॉन RS का होल स्क्वायर, ठीक है। RS से RS कैंसिल आउट और यहां पर रेशियो आपका मिलेगा 9:1 का। 9/1 फ्रैक्शन आया तो हमारे पास जो एरिया का रेशियो निकल के आया वो 9:1 आया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स POQ एंड ROS। हम बोलेंगे 9:1 हमारा जवाब है। क्या है? 9:1। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आया। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किन किन स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। आपके आंसर्स का मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट किया और सही जवाब निकाला है, ठीक है, वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िएगा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। चलो तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अगेन ये कह रहा है इस फिगर के अंदर PQ and RS are two parallel tangents, ठीक है। तो यहां पर हमें जो पहला स्टेटमेंट गिवन है, ड्राइंग हमें दी हुई है, इस ड्राइंग में हमें बोला है PQ and RS, तो PQ and RS are tangent, और ऐसे टेंजेंट हैं जो कि पैरेलल भी हैं। तो हमें यह भी बोला गया है कि PQ is parallel to RS, ये भी हमें बोला है, ठीक है। A circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting PQ at A and RS at B. Prove that angle AOB is 90 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल बन रहा है AOB, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। हम एक काम करते हैं कि यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट करते हैं। चलो लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है? AB इज टेंजेंट, ये भी लिखना जरूरी है, AB भी एक टेंजेंट है, और ये सब जो टेंजेंट थे ना, ये आपके लिए एक सर्कल के लिए थे टेंजेंट, तो वो सर्कल को हमें पहले लिखना चाहिए था। चलिए तो AB इज टेंजेंट, हम ये बोल सकते हैं कि आपको एक सर्कल विद सेंटर O गिवन है, जिसके लिए सब टेंजेंट से लिख देते हैं। मुझे एक सर्कल भी गिवन है C, जिसमें सेंटर है O और रेडियस है R। तो यहां पे अगर मैं रेडियस बोलूं, ठीक है, तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन के पार्ट में। आप ये लिखिए कि जॉइन DE, ठीक है, ज्वाइन DE एंड ज्वाइन OC, ज्वाइन DE एंड OC, ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट आएगा। अब ये क्यों लिया उसके पीछे भी रीजन समझ आएगा। तो हम एक काम करते हैं, रेड पेन से आपको ज्वाइन भी करवा देते हैं। तो यहां से ये OC ज्वाइन कर दिया और यहां पर इसको मैं एज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दूंगा। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनी है इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है, हर चीज के पीछे रीजन है। क्योंकि कई बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर ये स्ट्रेट लाइन कैसे हो गई। भाई क्योंकि PQ और RS दोनों
पैरेलल दी थी इस सर्कल के लिए, तो इस कारण PQRS पैरेलल है। ठीक है, तो जब PQRS पैरेलल है, सर्कल के लिए टेंजेंट भी है, तो इनका एक पॉइंट तो D पॉइंट है और एक पॉइंट E पॉइंट है टच करने वाला। तो ये क्योंकि पैरेलल है, तो पैरेलल है, उनके बीच में जब DE को ज्वाइन करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो DE इज स्ट्रेट लाइन, यहां पे लिख देते हैं DE इज डायामीटर, DE इज डायामीटर, और ये वर्ड आगे यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अब मुझे एंगल AOB 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो जो शो करना है वो भी लिख देता हूं, टू शो। मुझे प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। इसको 90 बोलने के लिए अपन एक काम करते हैं कि क्यों ना ट्राइंगल ले लें। सबसे पहले तो मैं ये वाला ट्राइंगल AOD, नाउ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOC, दो ट्राइंगल मैंने ले लिया। 9th क्लास में तुमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम्हें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो देखना, AO इज इक्वल्स टू AO, तो मैं कहूंगा OA इज इक्वल्स टू OA फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक है, दूसरी चीज OD एंड OC इक्वल है, तो OD एंड OC इक्वल्स हैं क्योंकि ये रेडियस है एक ही सर्कल के, तो रेडियाई। ठीक है, दूसरी चीज मैं बोल सकता हूं कि DA एंड CA, DA इज इक्वल्स टू CA। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं। आपको बोला है AB इज टेंजेंट एंड PA इज टेंजेंट, तो PA का पार्ट है DA और AB का पार्ट है AC। तो यहां पे AD और AC भी इस सर्कल के लिए टेंजेंट होंगे, और दोनों एक ही सर्कल के लिए दोनों टेंजेंट जिस आउटर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगी मेजरमेंट में। ठीक है, तो मैं यहां पे कहूंगा DA इज इक्वल टू CA, रीजन बोथ आर टेंजेंट्स टू अ सेम पॉइंट, meeting at same point outside the circle. Both are tangents to same circle, इतना लिखना काफी है। ठीक है, बाकी तो हमें ड्राइंग में दिख ही रहा है। इन तीन पॉइंट्स के कारण, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD is congruent to triangle AOC। सर आपने कॉन्ग्रुएंसी का यूज क्यों किया? सिमिलैरिटी तो हमने 10th क्लास में पढ़ी है। तो भाई देखो, कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ मैंने इसलिए किया क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी इसलिए जरूरी थी क्योंकि मुझे अभी है ना दो एंगल्स को इक्वल बोलना है। अब वो कौन से दो एंगल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को आप इक्वल बोल सकते हो सीपीसीटी के कारण। तो इसके पीछे रीजन देंगे SSS। ठीक है, और यहां पे बोलोगे आप नाउ बाय सीपीसीटी। 9th क्लास में ये वर्ड आपने सुना है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, सिमिलर पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो है आपके, तो कॉमन पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सीपीसीटी का जब आप यूज करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं एंगल DOA, एंगल AOD बोल दीजिए, इज इक्वल्स टू एंगल AOC। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं। डन, ये हो गया मेरा एक पार्ट। अब मैं मूव कर रहा हूं सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC एंड BOE। ठीक है, तो मैं एक शीट ले रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC, पीछे आ जाता हूं, तो BOC एंड BOE एंड ट्राइंगल BOE। कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? ये दो ट्राइंगल्स लिए, तो
तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूं एंगल BOE एंड BOC इक्वल है, दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। ठीक है, रीजन वही दे रहे हैं हम। ठीक है, तो पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, 3 मार्क्स का सवाल है। मैंने सिमिलरली ये बोल दिया कि इन दोनों ट्राइंगल्स में भी एंगल BOE एंगल BOC, तो यहां लिख देते हैं एंगल BOE इज इक्वल्स टू एंगल BOC बाय CPCT। चलिए अभी यहां पे BOE आ गया, तो BOE एंड BOC आ गया। ये भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूं। चलिए, ये हो गया हमारे 2 पार्ट। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये बोलने जा रहा हूं कि DE क्योंकि डायामीटर है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, एंड कोई भी एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है, ठीक है, लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करके इस पॉइंट पे बनने वाले चारों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो मैं यहां पर वही स्टेटमेंट देने वाला हूं। मैं क्या बोलने वाला हूं, नाउ DE इज डायामीटर, दैट इज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मैं लीनियर पेयर कंसेप्ट लगाऊं बाय लीनियर पेयर कंसेप्ट, हम बोलेंगे 4 एंगल्स बन रहे हैं इस लाइन के ऊपर। ठीक है, वो 4 एंगल्स देखिएगा, एंगल AOD, एंगल AOC, एंगल AOD added with angle AOC added with angle BOE added with angle BOC is equals to 180 डिग्री, ये बोल सकते हो। ठीक है, इधर आ जाओ, ड्राइंग देख लो। तो ये वाला एंगल, एंगल AOD, एंगल AOC, ये वाला एंगल, फिर एंगल BOE, BOC, ये दोनों एंगल, 4 एंगल बन रहे हैं। चारों एंगल कैसे हैं, 180 डिग्री का सम देंगे क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। अब क्योंकि आपने AOC और AOD को इक्वल बोला था, ये जो आपने बॉक्स में डाला है, तो यहां पे मैं बोल देता हूं ये है मेरा स्टेटमेंट फर्स्ट, और यहां पे ये है मेरा स्टेटमेंट सेकंड। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, एंगल, कौन सा एंगल, मुझे जरूरत है AOC की, तो मैं यहां पे AOD की जगह AOC लिख रहा हूं। एंगल AOC एडेड विथ एंगल AOC, मैं AOD की जगह AOC लिख सकता हूं। और मुझे नीडेड है एंगल, किस एंगल की, मुझे नीडेड है एंगल BOE की, सॉरी BOC की, तो BOC एंगल की जरूरत है मुझे। मैं यहां पे कहूंगा एडेड विथ एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOC, देखिएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOC एडेड विथ 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों से 2 बाहर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आया एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डन, ये 2 इधर आया तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। एंगल AOC और एंगल BOC ड्राइंग में देखिए, एंगल AOC और एंगल BOC मिलके एंगल बना रहे हैं एंगल AOB। ठीक है, तो एंगल AOB यहां पे लिखेंगे, एंगल AOB, therefore एंगल AOB is 90 डिग्री। यही तो हमें शो करना था, वो हमने कर दिया। तो इतना प्यारा सवाल, अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, 2019 में पूछा गया था। ठीक है, और यहां पे सर्कल और टेंजेंट्स का जो कंसेप्ट है उसको हमने प्रॉपर तरीके से यूज किया और क्वेश्चन नंबर 15 को खत्म कर दिया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन x - 2y = 0
डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। वो कह रहा है आपके पास एक लाइन है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं। एक कोऑर्डिनेट दिया है -2, -5 और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दिया है 6, 3। इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, लाइन बाइसेक्ट कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, वो दी है x - 3y, x - 3y = 0, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर आपकी ये दो पॉइंट्स को मैं ले लूं A और B, तो इसको पॉइंट P बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट P के फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप P के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होंगे, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। फाइंड द रेशियो, अच्छा रेशियो, क्वेश्चन की शुरुआत में रेशियो भी बोला है, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं A से लेके P तक का रेशियो और P से B तक का, तो इस रेशियो को हम ले लेते हैं कि K:1 के रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है। K:1 मैं ये बोल रहा हूं कि M:n का रेशियो है, M:n का रेशियो है जो कि हमने एज्यूम किया है K:1, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं यहां पे m की वैल्यू मैंने k ले ली है, n की वैल्यू मैंने 1 ले ली है, डन, नाम दे दिया। मुझे p के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, p के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, दैट मींस यहां पर हम कह रहे हैं कि p x, y भी आपको बताना है, साथ ही साथ आपको रेशियो भी बताना है, मतलब m:n की वैल्यू भी बतानी है, मतलब आपको k की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। तो हम बोलेंगे फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन, तो हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला 10th क्लास में आपने पढ़ा है। सेक्शन फॉर्मूला कहता है जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मतलब x, y बताने हैं, मतलब P पॉइंट अगर आपको बताना है, तो इसमें जो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा m, मतलब जिस रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो m(x2) एडेड विथ n(x1) अपॉन m + n, ये x का कोऑर्डिनेट, x एब्सिसा की वैल्यू होगी, ऐसा बोल लो, कॉमा यहां पे ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी m y2 + n y1 अपॉन m + n। तो आपने अभी ऊपर नोटिस किया कि आपको जो वैल्यूज दी हैं, अगर आप यहां पे रेड पेन से लिख दें कि ये मुझे दिया था x1, ये मुझे दिया था y1, ये मुझे दिया था x2, ये मुझे दिया था y2, ठीक है। तो a और b दो कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए थे, x1 y1 और x2 y2 आपने लिख के बता दिया। m और n, तो m बेसिकली m को आपने k मान लिया और n को आपने 1 मान लिया, ठीक है। आप ऐसा बोल दो कि जो रेशियो है m:n, मैं उसको एज्यूम करके चल रहा हूं कि k:1 के रेशियो में डिवाइड किया है, ये मैंने एजम्पशन किया है, ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया है, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अभी अगर इन वैल्यूज को उठा के मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे। क्या मिल रहा है कोऑर्डिनेट देखते थे, तो हमें मिल रहा है p x, y इज इक्वल्स टू, इन वैल्यू को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये आ जाएगा k × x2 मतलब 6, मतलब ये आ जाएगा 6k प्लस nx1, nx1 मतलब 1 × -2, तो ये आ जाएगा प्लस इंटू -2 इज -2, तो यहां पे ये आ जाएगा 6k - 2 अपॉन m + n मतलब k + 1, ये मेरे एब्सिसा की वैल्यू आ गई, कॉमा अच्छा यहां वैल्यू डालूंगा तो m की वैल्यू है k और y2 की वैल्यू है 3, तो 3k, ये हो जाएगा 3k प्लस n की वैल्यू है 1, तो प्लस 1 इंटू y1 इज -5, तो -5, 1 इंटू -5 इज -5, तो 3k - 5 आएगा अपॉन k + 1, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए x और y के, बट ये आंसर नहीं है, अभी k की वैल्यू निकालनी है यहां से। अच्छा
क्योंकि ये इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो जब इन x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालूंगा तो वो सेटिस्फाई भी करवानी चाहिए। तो यहां पे मैं कहूंगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन जो गिवन है, ठीक है, तो लाइन आपको गिवन है x माइनस 3y, तो ये दी है आपको लाइन x माइनस 3y इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3y, ये आपको दिए। इनको अगर यहां पे आप डाल दें तो x की वैल्यू है 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड विथ 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, यही आएगा। दोनों तरफ k प्लस 1 है, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचेगा 6k माइनस 2 इज इक्वल टू 9k माइनस 15, यही बचेगा, ठीक है, ये भी हो गया। दूसरी चीज, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 9k माइनस 6k विल गिव यू 3k इक्वल्स टू, प्लस में वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 13, दैट मीन्स k की जो वैल्यू आई है, k आपका निकल के आया यहां पर रेशियो 13:3, 13/3, तो ये आपका रेशियो निकल के आ गया। k:1 आपने रेशियो लिया था ना, तो वो 13:3 का रेशियो आया, ये आपने कर दिया फाइंड द रेशियो, तो रेशियो आया 13:3। अच्छा, आगे मूव करते हैं, मुझे अभी कोऑर्डिनेट्स भी निकालने, तो ये 13/3 k की वैल्यू अगर आप कोऑर्डिनेट्स में डाल देते हैं, शीट ले लेता हूं, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, शीट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो x एब्सिसा की वैल्यू क्या दी थी, एब्सिसा दिया था 6k माइनस, एब्सिसा दिया था 6k माइनस 2, 6k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, यही दिया था। और ऑर्डिनेट आपको दिया था y आपको दिया था इन्होंने कितना, 3k माइनस 5, तो 3k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। k की वैल्यू अभी आपने पीछे निकाली 13/3, उठाइए यहां डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड विथ 13/3 माइनस 2 अपॉन 13/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करूंगा तो 3 से 6 गया 2 टाइम्स, x की वैल्यू आएगी 2 इंटू 13, तो 2 इंटू 13 इज 26, 26 माइनस 2 इज 24 अपॉन 13/3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 13 प्लस 3 मतलब 16/3, यही आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x हमारा निकल के आएगा 24 मल्टीप्लाइड विथ 3/16। डन। अभी यहां पे 16 और 24 को अगर आप सॉल्व करते हो तो 4 इंटू 4 इज 16 एंड 4 इंटू 6 इज 24, अगेन 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2 इंटू 2 इज 4, तो ये आएगा x की वैल्यू 9/2, x की वैल्यू आ गई है 9/2, मतलब एब्सिसा निकल के आ गया। अभी आपको ऑर्डिनेट निकालना है, ऑर्डिनेट निकालने के लिए ये है, तो y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड विथ 13/3 माइनस 5 अपॉन 13/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 13 माइनस 5 होगा, 13 में से 3 गए 10, 10 में से 2 गए 8, तो 8 मल्टीप्लाइड विथ 3/13 प्लस 3 इज 16, 8 2 टाइम्स इज 16, तो y की वैल्यू आएगी 3/2, दैट मीन्स ऑर्डिनेट 3/2 आया। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, देयरफॉर आपका जवाब होगा जो x, y है वो आपका निकल के आया है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 9/2, 3/2। कई बच्चे जल्दबाजी में गलत लिखकर आ जाते हैं, वो लिखकर आते हैं 3/2, 9/2, टीचर पूरा काट देगी,
ठीक है, एब्सिसा की वैल्यू अलग है, ऑर्डिनेट की वैल्यू अलग है। तो आपको इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास का बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 10th क्लास में इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। मूव करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमें दिख रहा है ट्रिग्नो पार्ट से। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहां दिख रहा है साइन 43 डिग्री, कॉस 47 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, कोसेक 53 डिग्री, टेन 5 डिग्री, टेन 25 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 65 डिग्री, टेन 85 डिग्री। आप अगर नोटिस करें यहां पर, क्योंकि आपको तो इनकी वैल्यूज नहीं पता, सिर्फ टेन 45 डिग्री मुझे दिख रहा है 1 है, ठीक है, बाकी की वैल्यूज। तो एक काम करते हैं, अगर इनका सम करके देखते हैं। देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े, वो फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू। तो उसको लगाने से पहले यहां अगर आप चेक करें तो 43 और सम 47 90 दे रहे, 37 प्लस 53 सम 90 दे रहे। ठीक है, यहां पे अगर मैं नोटिस करूं तो यहां पे 45 और यहां पर हम किसको 85 प्लस 5 देखते हैं। तो 85 प्लस 5 इज 90। अगेन 25 प्लस 45 तो 60 और 70। तो 25 प्लस 65 अगर मैं देखूं तो 25 और 65 अगेन 90 दे रहे। यस, तो इससे मुझे समझ आता है कि मैं कुछ फॉर्मूलाज का यूज कर सकता हूं, इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? तो मैं बोल सकता हूं मैंने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला, और ये होता है कॉस थीटा। पढ़ा है। अगर इस फॉर्मूले को मैं यहां पे यूज करूं तो इसका पहला टर्म मैं लिख सकता हूं 3, ठीक है, साइन 43 डिग्री है ना, तो साइन 43 डिग्री कैन बी रिटर्न एज साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं साइन 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू यहां पे जो होगी ना वो 47 डिग्री होगी, तो 47 ऐसा लिख सकता हूं, तो 43 निकल के आएगा। ठीक है, अपॉन यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है cos 47 डिग्री, दिया ये चीज, ये मेरी पहली टर्म हो गई, डन। माइनस, ये माइनस का साइन। अभी cos 37 डिग्री कैन बी रिटर्न एज, तो cos 37 डिग्री को मैं नहीं छेड़ता, इसको cos 37 डिग्री रहने देता हूं, और कोसेक 53 डिग्री के लिए हम लिख सकते हैं। तो यहां पे जो फॉर्मूला हमने देखा है वो है कोसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि 53 जो है वो 37 दोनों मिलके 90 बनाए थे, तो हम कोसेक 53 डिग्री को चेंज कर रहे हैं। तो कोसेक 90 माइनस थीटा कैन बी रिटर्न एज सेक थीटा, डन। दैट मीन्स यहां पे अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता था कोसेक 90 माइनस 37 डिग्री अपॉन, यहां पे देखिएगा tan 5 डिग्री कैन बी रिटर्न एज, तो tan 5 डिग्री का मतलब है tan 90 माइनस थीटा कैन बी रिटर्न एज cot थीटा। फॉर्मूला यही है। तो हम कहेंगे tan 5 डिग्री कैन बी रिटर्न एज, tan 5 डिग्री कैसे आया होगा, 90 माइनस 85 किया होगा तो आया होगा, 1025 आया होगा, 1090 माइनस 65 किया होगा। ठीक है, तो 90 माइनस 65 इज 25, और 1045 डिग्री होता है 1। तो इन सब के बीच में क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो मैं मल्टीप्लाई 1 लिख देता हूं, तो 1045 डिग्री 1 होगा, जिसको लिख के भी दिखाने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। 1065 डिग्री को मैं नहीं छेड़ता, ये ऐसे ही रहेगा, 1065 डिग्री एंड 1085 डिग्री, इसको भी हम नहीं छेड़ रहे। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में था, ये डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर में यहां होल स्क्वायर होना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिएगा। ठीक है, और यहां पे ये हो जाएगा, देखिए 3 टाइम्स साइन 90 माइनस 47 कैन बी रिटर्न एज cos 47। तो हम यहां पे कहेंगे ये हो जाएगा cos 47 अपॉन cos 47 का होल स्क्वायर।
माइनस का साइन, cos 37 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड विथ कोसेक 90 माइनस 37 कैन बी रिटर्न एज सेक 37, तो ये हो जाएगा सेक 37 अपॉन 10 90 माइनस 85 कैन बी रिटर्न एज cot 85, तो cot 85 और cot 85 के साथ में लिख देता हूं 1085 को, तो मल्टीप्लाइड विथ 1085, साथ ही में मैं रीअरेंज करता हुआ भी चल रहा हूं, ठीक है। यहां पे ये हो जाएगा 1090 माइनस 65 कैन बी रिटर्न एज cot 65, तो cot 65 मल्टीप्लाइड विथ 1065, देखिएगा डन। यहां तक सब आसान है। cos 47 तो ये बचा 3 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस का साइन, cos 37 तो ये है cos 37 एज इट इज मल्टीप्लाइड विथ sec 37। अब देखो sec थीटा कैन बी रिटन एज, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो sin cos tan cosec sec cot, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, लिख सकते हैं। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, दैट मींस 1 बाय cos 37 अपॉन cot 85। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, तो cot थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाय tan थीटा, लिख सकते हैं। तो यहां पे cot 85 की जगह में 1 बाय tan 85 लिख सकता हूं, तो 1 बाय tan 85 multiplied with tan 85 multiplied with cot 65 can be written as 1 by tan 65 multiplied with tan 65 डिग्री। ठीक है, तो इन सब के ऊपर डिग्री लगाना मत भूलिएगा, टीचर यहां पे मार्क्स कट कर देंगी नहीं तो। ये सब डिग्रीज दी हुई हैं, तो 37 डिग्री 37 डिग्री 85 डिग्री 85 डिग्री। ठीक है, डिग्रीज का सिंबल जो यूज करिएगा। चलिए अभी और क्या कर सकते हैं, तो यहां पे अब आपको क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, एक ब्लैंक शीट ले लेता हूं। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस, और इधर पीछे आ जाते हैं तो cos 37 से cos 37 कैंसिल आउट, tan 85 से tan 85 कैंसिल आउट, tan 65 से tan 65 कैंसिल आउट। इस साइड पे कंप्लीट तरीके से 1 बचेगा, 1 अपॉन 1 बच रहा है, दैट मींस 1। तो मैं कहूंगा यहां पर कि 9 माइनस 1 ये आपका जवाब आएगा, और 9 माइनस 1 का मतलब होता है 8। तो जो चीज उन्होंने हमें ट्रिग्नोमेट्री में दिया था, इतना बड़ा क्वेश्चन, उसका आंसर बहुत सिंपल सा आया है, और वो आया है 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है यहां पर 8। क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पे हम मूव करते हैं 18th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अगेन एक बहुत प्यारा सवाल। आपको एक यहां पे सेक्टर दिया है, तो इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। क्या बोला है, OABC एक स्क्वायर है, तो मुझे क्या गिवन है इसको देखना। मुझे गिवन है OABC इज स्क्वायर, ये गिवन है इन अ क्वाड्रेंट OPBQ इज क्वाड्रेंट। मुझे क्या बोला है, ये क्या है, तो ये एक क्वाड्रेंट है जहां पे OA की वैल्यू, O से लेके A तक की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। तो O से A आपको दिया है 15 सेंटीमीटर का, ये भी आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और आपको पाई की वैल्यू भी गिवन है डेसिमल में 3.14। तो पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14, ये भी आपको गिवन है। और हमें क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड हमें पता करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही निकालना है। अब मैं कहूंगा सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड विद साइड, दैट इज ए स्क्वायर। ए की वैल्यू OA, मतलब स्क्वायर में OA को मैं स्मॉल a मान रहा हूं, ठीक है, स्मॉल a। तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ द स्क्वायर आएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, दैट इज
15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहां पे हम कह रहे हैं देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने अभी सिर्फ स्क्वायर का एरिया निकाला, ठीक है। अब मुझे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। क्वाड्रेंट का एरिया मतलब सर्कल के एरिया के 4 टुकड़े कर दो। क्वाड्रेंट वर्ड बोला है उन्होंने, तो एक शीट ले लेता हूं। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वर्ड उन्होंने यूज किया था, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय 4। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आएगा। डन। अभी प्रॉब्लम ये है कि दिए हुए फिगर में मुझे रेडियस नहीं दिया है, और रेडियस मैं ओ से बी तक को बोलूंगा, ये है आपका रेडियस, ठीक है। तो स्क्वायर में ये ओ बी डायगोनल कहलाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, मैं कह रहा हूं ओ बी इज व्हाट, ओ बी इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अगर मुझे ये ओ बी पता चल गया, विच इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो मुझे अगर ये डायगोनल की लेंथ पता चल गई तो मुझे डायमीटर पता चल गया, डायमीटर पता चल जाएगा तो रेडियस डाल के मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकता हूं। है आसान। तो डायमीटर ऑफ सर्कल है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो जब हम यहां पे मूव करेंगे तो जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर की साइड मुझे दी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। मुझे यहां पे ये डायगोनल की लेंथ निकालनी है, ओ बी निकालना है। डन। और ये जो पॉइंट दिया है, अगर ड्राइंग में आते हो तो ये दिया है ए। तो यहां पर मैंने आपको एक फिगर के माध्यम से आपको चीजें समझा रहा हूं कि यहां पे ये राइट ट्रायंगल बनेगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। डन। तो यहां पे ओबी की लेंथ निकालने के लिए आप यूजिंग पाइथो थ्योरम बोल सकते हैं। तो यूजिंग, अगर मैं पाइथो थ्योरम का यूज करूं तो पाइथो थ्योरम क्या कहती है? पाइथो थ्योरम कहती है सर ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कर दीजिए। तो ये ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होना चाहिए। डन। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? यहां पे हम बोलेंगे ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इज, यहां पर यही तो हमें निकालना है। तो ओ बी स्क्वायर इज ओ ए स्क्वायर एंड दिस, तो 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर विच इज 225 प्लस 225, और ये हमारा निकल के आएगा 50, और 50 नहीं निकल के आया, हाँ 50 और 450, ठीक है। तो ये मेरे ओबी का स्क्वायर निकल के आएगा, और ओबी की वैल्यू यहां पे आएगी रूट ऑफ 450। रूट ऑफ 450 का मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर 5 इंटू 9 45 होता है, दैट मीन्स 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 10। देखो 5 इंटू 3 इज 15, तो 5 इंटू 9 इज 45, 45 इंटू 10 इज 450। यहां पे ये आ जाएगा आपका एक 5 बाहर, एक 3 बाहर और रूट 2, तो ये आ गया आपका 15 रूट 2 सेंटीमीटर आपका ओबी की लेंथ आ गई, 15 रूट 2। डन। तो ये ओबी आ गया 15 रूट 2। चलिए अभी आप क्या कर सकते हो, आ जाओ वापस डायग्राम पे। तो यहां पे तुम्हारे पास रेडियस, अच्छा ये डायमीटर नहीं है, रेडियस है पहली बात। तो यहां पे जो आपने लिखा था ये गलत लिखा था, ये डायमीटर ना लिखते हुए आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल। तो OB इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो जो रेडियस आया है यही OB आया है। इस OB को अगर आप सब्सटीट्यूट कर दे R की जगह पे तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मिलेगा। तो यहां पे देखिएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू
पाई की वैल्यू आपको दी है 3.14, तो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 15√2 का स्क्वायर डिवाइडेड विथ 4, ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आएगा, जो कि निकल के आ रहा है 3.14 मल्टीप्लाइड विथ 15 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 225 मल्टीप्लाइड विथ 2/4। डन। 2 से ये 4 गया, कैंसिल आउट हुआ, तो ये बचा 2। डन। यहां पर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 225/2। अगर 2 जीरो नीचे डाल दूं तो 314 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स 10, 2 7 टाइम्स 14, तो ये आपका आ जाएगा 157 इंटू 225। रफ वर्क में कर लेता हूं, तो 157 225 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 5 इज 35, 2 इंटू 7 इज 14, 15 16 17, 2 into 7 is 14 and 15 cross, 5 into 5 is 25, 2 carry, 5 into 2 is 10, 11 and 12, 12 का 2 carry 1, 5 into 2 is 10 and 11 double cross, 1 into 5 is 5, 1 into 2 is 2, 1 into 2 is 2, 5, 5 5 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1, 10 11 12 13, 13 का 3 कैरी 1, 3 4 5 और 3, ये आ जाएगा 353, तो ये आ गया मेरा 353.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया। डन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चलिए ये किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मुझे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना था, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए हम बोलेंगे पूरे क्वाड्रेंट में से आप माइनस कर दीजिए किसको, एरिया ऑफ स्क्वायर को। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालने के लिए हम कहेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर को। चलिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पे अगर मैं आता हूं तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 353.25 में से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर, पीछे क्या था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने अभी पीछे भी निकाला था, ये था 225, तो 225 को माइनस कर दीजिए। चलिए 225 को माइनस कर दीजिए, तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 25 लास्ट में डेसिमल के बाद, ठीक है, और यहां पे 353 में से इसको माइनस करना है, तो 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए, तो ये बचा आपका कितना, 13 में से 5 गए तो 5 और 3 8, ठीक है, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है, और फिर 3 में से 2 गए तो 1, 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ गया, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। और शेडेड पार्ट पे अगर मैं आता हूं तो देखिएगा ये था शेडेड पार्ट, ये वाला पार्ट जो ब्लैक मार्क्ड है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आपने निकाल लिया, जो कि निकल के आया है 128.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो कुल मिला के आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्व, जो कि था क्वेश्चन नंबर 18। इसमें एक और पार्ट भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 में भी एक और पार्ट दिया है, देखिएगा ये दिया है वो और पार्ट। क्या दिया है, आपको पूरा एक सर्कल दिया है, उसके अंदर स्क्वायर दिया है, तो आपको गिवन ये है कि एरिया ऑफ ABCD इज स्क्वायर, तो ABCD इज स्क्वायर, ये आपको इन्होंने लिख के दिया है। तो ABCD क्या है, ये एक स्क्वायर है विथ साइड 2√2 सेंटीमीटर, जिसकी साइड कितनी है, तो ये 2√2 है, ये 2√2 है, ये 2√2 है, ये 2√2 है। सेंटीमीटर यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। एंड इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, वो कहां इंस्क्राइब किया हुआ है, एक सर्कल के अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आप शेडेड रीजन का एरिया बताइए। तो यहां पे सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, ABCD स्क्वायर, सर्कल आपको दिया हुआ है,
ठीक है, सर्कल आपको दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल इंस्क्राइब, यहां पे बोला है स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, तो यहां पे आपको बोला है स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, ये आपको बोला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका निकालने का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइड, तो यहां पर हम बोलेंगे हमें वो दिया है 2√2 मल्टीप्लाइड विथ 2√2, दैट मीन्स 4 into 2 is 8, तो हमें ये दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, जिसको हम एक बॉक्स में डाल के छोड़ देते हैं। अभी एरिया ऑफ सर्कल पे अगर मैं आता हूं तो यहां पे रेडियस नहीं पता, रेडियस निकालने के लिए ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, आप डी से बी को ज्वाइन करवा दीजिए तो ये डायामीटर निकलेगा, और यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। इस केस में जो मैंने पीछे एक वर्ड यूज किया था, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी डायगोनल ऑफ अ, पीछे मैंने एक वर्ड यूज किया था और मैंने वहां पे रेडियस बोल दिया था, डायमीटर लिख दिया था गलती से, वो रेडियस होना चाहिए था उस डायग्राम के लिए जहां क्वाड्रेंट दिया था। इस केस में मैं कहूंगा द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज बेसिकली द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, यहां पे सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं लिखूंगा सिंस diameter of circle is equals to diagonal of square, तो यूजिंग पाइथो थ्योरम हम db की लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहां पे मैं एक शीट ले लेता हूं और db की लेंथ निकालने के लिए मैं कहूंगा db स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर यूजिंग पाइथो थ्योरम, 2√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे एक राइट ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो पाइथो थ्योरम का हम यूज करेंगे, ये आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा db का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into 2 4, 4 into 2 is 8, 8 प्लस 8, ठीक है, ये हो जाएगा 16, तो db स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 और db की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर, ये db आ गया, मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब 3.14 पाई की वैल्यू दी है, रेडियस आपका हो जाएगा 2 into 2, क्योंकि डायमीटर 4 है तो 4 का हाफ होता है 2, तो यहां पे रेडियस 2 आएगा, ये आ जाएगा आपका 4 into 4 is 16, कैरी 1, 5.4 into 3 is 12, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल निकल के आएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल में से अगर हम माइनस कर दें किसको, एरिया ऑफ स्क्वायर को, जो कि 8 है, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मिलेगा, ठीक है, तो हम यहां पर कहेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल हमारा निकल के आया है 12.56 माइनस 8, तो 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए, तो ये आपका बचा 4, 4.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आएगा शेडेड पार्ट का, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो यहां पर हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 18 को पूरे प्रॉपर तरीके से कर लिया है सॉल्व, डन। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का और पार्ट था ये, जो हमारा हो गया खत्म। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, तो एक सॉलिड है जिसका शेप कैसा है, सिलेंडर जैसा है। अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है।
अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। उसके एंड्स कैसे हैं? वो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, ये हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, दोनों एंड्स में हेमिस्फेयर लगा हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। इस सॉलिड की जो टोटल हाइट है वो आपको दी है 20 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। तो जो इसका रेडियस दिया है r, वो आपको दिया है 7/2 सेंटीमीटर का, ठीक है। और फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। आप इस सॉलिड का वॉल्यूम बताइए क्या होगा। देखिए, अगर मैं गिवन पार्ट में जाता हूं तो गिवन पार्ट में मुझे हाइट ऑफ सॉलिड दी है, हाइट ऑफ सॉलिड जो कि मुझे दी है 20 सेंटीमीटर की। डन। मुझे डायामीटर दिया है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर जो कि मुझे दिया है 7 सेंटीमीटर। मैं यहां से रेडियस निकालूंगा, बेस का रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालूंगा, और रेडियस ऑफ सिलेंडर मेरा निकल के आएगा 7/2 सॉरी 7/2 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस निकल के आया। अच्छा, जो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर है वही रेडियस यहां से यहां तक का भी होगा। तो 7/2 एंड 7/2 को अगर मैं डेसिमल में चेंज करता हूं तो वो 3.5 आएगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां से यहां तक, मतलब इतनी हाइट यहां से लेके यहां तक, ये वाली हाइट 3.5 होगी, और ऐसे ही यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है ये भी 3.5 होगी। तो 3.5 प्लस 3.5 इज 7। 20 में से 7 गए तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। देखिएगा हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज बेसिकली 20 माइनस 7, और 20 माइनस 7 इज 13 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर की हाइट है। चलिए, अब यहां पे पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपको ऐड करना है वॉल्यूम 2 टाइम्स किसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ऊपर भी और नीचे भी हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का मतलब पूरा एक सर्कल बनेगा, तो आपको ऊपर वाले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, नीचे वाले के हेमिस्फेयर का वॉल्यूम एडेड विथ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर आप करोगे तो पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। चलिए हम एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और यहां पे लिखते हैं फाइनली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, तो सिलेंडर पे अगर मैं आऊंगा तो सिलेंडर के केस में वॉल्यूम क्या होता है, तो यहां पे सिलेंडर के केस में अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऑफ द एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट, दैट मींस पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच एडेड विथ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में अगर मैं आता हूं तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3, ठीक है, पाई आर क्यूब, और 2 हेमिस्फीयर हैं, इसी कारण हम यहां पे 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। डन। ये एक फॉर्मूला बन के आएगा। क्योंकि दोनों फॉर्मूले में आर सेम है, पाई सेम है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच एडेड विथ 4/3 सर्कल का पाई आर क्यूब। यहां से पाई आर स्क्वायर को अगर आप कॉमन निकाल देते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस 4/3 इंटू आर, यही बचेगा। उठाइए वैल्यूज, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिएगा पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस ऑफ द सॉलिड में अगर मैं जाता हूं तो वो था 7/2, 7/2 इंटू 7/2 मल्टीप्लाइड विथ h हाइट ऑफ द सिलेंडर, वो निकला था 13 एडेड विथ
4/3 इंटू 7/2। क्लियर है ये चीज? इसको हमें सॉल्व करना है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 22 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 77/2। 11 इंटू 7 इज 77। ब्रैकेट में 13 प्लस 2 से 4 कैंसिल आउट, तो 14। 2 इंटू 7 इज 14/3। इसको आप सॉल्व करिए, ये आपका पूरा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये निकल के आएगा 77/2, ब्रैकेट के अंदर 13 प्लस 14/3, तो 13 इंटू 3 इज 26, सॉरी 3 इंटू 3 इज 9, 39, तो 39 प्लस 14/3 यही आएगा। और यहां पे सॉल्व करेंगे तो 77/2 मल्टीप्लाइड विथ 9 और 4 13, 13 का 3 कैरी 1, 4 और 5 53/3। इसको आपको सॉल्व करना है। मुझे डेसिमल में आप आंसर बताइए, जो कि पूरी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। मैं आपके आंसर का करूंगा वेट। ठीक है, तो चलिए यहां पे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसको देखिए क्या बोल रहा है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया, 3 मार्क्स में सिर्फ मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप पूरा एक चार्ट बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। यहां पर मैं पूरा एक प्रॉपर तरीके से 3 कॉलम यहां पे रेडी होने चाहिए, वो 3 कॉलम्स यहां पे रेडी कर लेता हूं। तो पहले कॉलम में तो आपकी क्लासेस आ जाएंगी 30 to 35। तो पहली क्लास हमें दी है 30 to 35, दूसरी क्लास हमें दी है 35 से 40, तो 35 से 40, फिर हमें दी है 40 to 45, फिर हमें दिया है 45 to 50, फिर हमें दिया है 50 to 55। यही सब दिया हुआ है। कहां तक कहानी चल रही है? 65 तक। तो फिर चल रहा है 55 to 60, और फिर हमें दिया है 60 to 65। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 14, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 16, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 28, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है हमें 23। यहां पे फ्रीक्वेंसी हमें दी है 18। वैल्यूज बड़ी बड़ी दी हैं, इसलिए ज्यादा मार्क्स में इतना इजी क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। इन फ्रीक्वेंसीज को हम बोल सकते हैं एफ आई। क्या बोल सकते हैं? एफ आई। ये फ्रीक्वेंसीज है। अभी मुझे यहां पे इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी मिड वैल्यू कैसे निकालूं? तो मिड वैल्यू निकालनी है मतलब एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई निकालने के लिए 30 और 35 की जो मिड वैल्यू है वो आपकी आएगी 30 प्लस 35 इज 65। 65 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं 65 को 2 से डिवाइड करूंगा, मिड वैल्यू हमें क्लास मार्क निकालना होता है x, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे? 30 to 35 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर हम कहेंगे इसमें 30 to 35 डिवाइडेड बाय 2 के केस में ये आ जाएगा तुम्हारा कितना? तो 65 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 3 टाइम्स इज 6, 2 2 टाइम्स इज 4.5, 32.5। तो ये आ जाएगा मिड वैल्यू 32.5। ये मेरी एक्स आई की वैल्यू है। डन। ऐसे ही यहां पे 35 प्लस 40 अगर मैं करूंगा तो 3 3 6 7 75, 75 डिवाइडेड बाय 2। तो 75 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 टाइम्स इज 6 एंड 2 7 टाइम्स इज 14.5। तो ये आ जाएगा 37.5। अगेन 40 to 45 की मिड वैल्यू, तो 40 to 45 की मिड वैल्यू पे जाता हूं तो ये आ जाएगा 85, 85 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 2 4 टाइम्स इज 8। ठीक है, 2 2 टाइम्स इज 4.5, 42.5। अगेन यहां पे आएगा ये आपका 47.5। अब तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये आएगा 52.5। देखो यहां पे 5 और 10 105, तो 105 को डिवाइड बाय 2 करना है। तो 2 5 टाइम्स इज 10, 2 2 टाइम्स इज 4, 52.5। ऐसे यहां पे ये आ जाएगा 57.5। डन। यहां पे ये आ जाएगा 62.5। डन। इनको मल्टीप्लाई करके यहां पे एफ आई एक्स आई लिखना है। ठीक है, तो ये एफ आई एक्स आई लिख दीजिए, और फिर
इन सब का सम टोटल करके नीचे लिखना है, तो उन सब का सम टोटल आएगा। यहां पे ये आ जाएगा 14 से मल्टीप्लाई, तो 32.5 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 इज 20, 4 इंटू 2 इज 8, 9 और 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 इंटू 3 इज 12 एंड 13। ठीक है, क्रॉस 5 2 3, तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो 5 और 4 45.45, तो ये आ जाएगा आपका कितना, जब आप 32.5 को 14 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका 0.5, मतलब ये आपका आ जाएगा 5 और 5 और 4, 455 आ रहा है। ठीक है, यहां पे 37.5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो 6 इंटू 5 इज 30, 6 इंटू 7 इज 42, 45, 4 कैरी, 3 इंटू 6 इज 18, 18 प्लस 4 इज 22, क्रॉस 1 इंटू 5, 1 इंटू 7, 1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 0, 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 8 9 10, 10 का 0 कैरी 1, 6, तो ये आ जाएगा 600। ऐसे ही आपको सारे FI XI यहां पर निकाल के लिखने हैं। क्लियर है? और जब आपके FI XI आ जाएंगे तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, अगर मैं यहां पे एक्स्ट्रा शीट ले लूं तो आपको निकालना है मीन। मीन का मतलब होता है आपको x बार निकालना है। x बार का मतलब समेशन ऑफ XI FI अपॉन समेशन ऑफ FI, ये आपको लिखना है, जो कि समेशन ऑफ FI मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इसका सम टोटल। ठीक है, तो 10 20 40 60 70 70 78 80 81 89 90 92, फिर 100 और 10 110, तो FI जो है वो 110 आ जाएगी। तो यहां पे हमें जो डिवाइड करना है वो 110 से डिवाइड करना है। ठीक है, समेशन ऑफ XI FI बेसिकली ये जो है ये इस पूरे कॉलम का सम टोटल है। ठीक है, जैसे लास्ट वाला मैं लिख देता हूं, 3 इंटू 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1 7, फिर 3 इंटू 6 इज 18, तो 187.5। ऐसे 8 के साथ 8 इंटू 5 इज 40, 0 4 कैरी, 8 इंटू 7 इज 56, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल में आ जाएगा, 0 हट जाएगा। तो आपको कुल मिला के चीजें जो सॉल्व करनी है वो इस तरीके से यहां पे सम टोटल लिखो। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, मैंने एक हिंट आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 का पूरा सॉल्यूशन आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, यस सर हमने सामने निकाल ली है वैल्यू, हमने उस पूरे का सम टोटल किया, हमारा जो समेशन ऑफ XI FI निकल के आया है वो क्या निकल के आया। तो आप मुझे नेक्स्ट मतलब यहां पे कमेंट बॉक्स में अभी बताइए समेशन ऑफ XI FI कितना आया। ठीक है, उसका सम टोटल लिख के 110 से डिवाइड करिए और x बार की मुझे वैल्यू बताइए डेसिमल में क्या निकल के आ रही है। क्लियर है? हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। अगेन इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, for what value of k is the polynomial fx 3x raised to power 4 minus 9x cube plus x square plus 15x plus k completely divisible by 3x square minus 5? For what value of k? ठीक है, और हमें एक चीज ये बोली है कि सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो आप देखिएगा हमें fx की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? मतलब हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और हमें बोला है इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3x स्क्वायर माइनस 5। तो हम बोलेंगे यहां पर जो हमें पॉलिनोमियल दिया है fx इक्वल्स टू 3x रेज टू द पावर ऑफ 4 माइनस 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k। ठीक है, इज डिविजिबल बाय अनदर पॉलिनोमियल। मैं कह रहा हूं वो भी पॉलिनोमियल मुझे x के टर्म्स में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5 एज गिवन, जैसा कि बोला गया है एज गिवन fx इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अनदर पॉलिनोमियल gx। डन।
तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, मुझे पता करना है k की वैल्यू, मुझे ये बोला है ना टू फाइंड, यहां लिख देता हूं टू फाइंड वैल्यू ऑफ k, टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम डिवाइड करके देखते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, अगर मैं उसको डिवाइड करूंगा तो एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है ना हमने, तो जब रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर शुड ऑलवेज इक्वल्स टू 0 अगर fx gx, मतलब अगर gx fx का फैक्टर है। तो जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि डिविजिबल बाय gx, तो इसका मतलब gx fx का फैक्टर है। तो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, मैं भी वही कर रहा हूं। देखो मैं यहां पे 3x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 9x स्क्वायर देन प्लस x स्क्वायर, ये था 9x क्यूब है ना, तो इसको 9x क्यूब लिख देते हैं, 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 15x, और एक लास्ट इन्होंने जो कांस्टेंट की वैल्यू दी है वो दी है k, तो यहां पे लिख देते हैं k प्लस k। डन। इसको अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखूं तो जो क्वोशिएंट आता है, देखो डिवाइड हमें करना है 3x स्क्वायर माइनस 5 से, तो चलो पहले डिवाइड करके देखते हैं फिर आगे समझाता हूं मैं आपको। तो जब डिवाइड करके देखूंगा तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ x स्क्वायर विल गिव मी 3x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर इसके नीचे टर्म आएगी और यहां पे ये साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही साइन चेंज होगा तो ये 4 वाली टर्म जो डिग्री 4 है ये वाली टर्म हो जाएगी हमारी कैंसिल आउट, नीचे हमारे पास आएगा माइनस 9x क्यूब, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस के, ये बचेगा। अभी माइनस 9x क्यूब वाली टर्म को खत्म करना है तो मैं माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 3x के साथ, तो माइनस 3x व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 3x स्क्वायर विल गिव मी माइनस 9x क्यूब, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ जाएगा 15x, तो यहां पे आ गया प्लस 15x। डन। ये यहां पे x स्क्वायर वाली टर्म कुछ नहीं आएगी, तो यहां पर अगेन अगर मैं इसको देखूं तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का कंप्लीट तरीके से हट जाएगा, नीचे उतरेगा 6x स्क्वायर प्लस के, बस। ठीक है, अब 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाइड विथ 2, तो प्लस 2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6x स्क्वायर आएगा, और प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 5 विल गिव यू माइनस 10, तो यहां पे एक टर्म आएगी माइनस 10। मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा k प्लस 10। सर k प्लस 10 कैसे? क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। डन। तो 6x स्क्वायर वाली टर्म हट जाएगी, प्लस k प्लस 10 विल गिव मी अ रिमाइंडर k प्लस 10। क्योंकि ये इसका फैक्टर था, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था, ऐसा मुझे स्टेटमेंट में बोला गया है। इट कंप्लीटली डिवाइड, ठीक है, तो gx कंप्लीटली डिवाइड्स fx, तो इस केस में मैं कहूंगा therefore k प्लस 10 द रिमाइंडर शुड इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, जो कि अभी मेरा k प्लस 10 आया। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा तो k की वैल्यू आप नोटिस करेंगे ये आएगी माइनस 10। क्लियर है? तो मैं कहूंगा मुझे यही निकालना था। इन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मैंने यहां पर बोला कि रिमाइंडर शुड बी 0, रिमाइंडर शुड बी 0 लिख देता हूं, रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर क्या होना चाहिए था? ये 0 होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू 9th क्लास कंसेप्ट, जब आपने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी। तो यहां पे वही कंसेप्ट लगाया 10th क्लास के पेपर में भी, कि 2019 में जो पेपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21, वही कंसेप्ट जब मैं लगाऊंगा तो यहां पे k की वैल्यू माइनस 10 आएगी। डन। चलिए, इसमें एक और पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। यस, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक गिवन पार्ट में
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, लिख देते हैं। तो मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, चलिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे दिया है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, और मुझसे बोला है कि इसके जीरोस फाइंड करिए, टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या मिडिल टर्म स्प्लिट लगा सकता हूं? अच्छा, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना है तो पहले तो एलसीएम ले लो। तो जो आपको दिया हुआ है अगर मैं उसका एलसीएम लेता हूं तो ये आ जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2, और एलसीएम में आ गया 3। मैं कहूंगा इसमें से 1/3 अलग कर दीजिए, तो यहां पर हम कहेंगे जब आप 1/3 अलग करेंगे तो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा यहां पर 21y² माइनस 11y माइनस 2। डन। चलिए, तो यहां पे बोला था फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, किसके बीच में रिलेशनशिप? तो रिलेशनशिप आप कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में यहां पे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, ठीक है, वो हम बाद में वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो पहले हम इसके जीरोस निकालते हैं। अब इसके जीरोस हम निकालने के लिए क्या करें? तो हम यहां पर एक काम करते हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। 21 into 2 विल गिव यू 42। तो 42 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो 2 मल्टीप्लाइड विद 21, एक फैक्टर तो ये है। दूसरा मैं कह सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड विद 14, ठीक है। और 11 में से 14 में से अगर 3 माइनस किया तो 11 आएगा। तो 3 and 14 को यहां यूज कर लेता हूं, तो ये होगा 21y² माइनस 3y माइनस 14y माइनस 2। इन दोनों में से आप बोलेंगे, देखिए ये हम ले सकते हैं क्या, तो यहां पे आप कहेंगे ये प्लस 3y आएगा और वो माइनस 14y आएगा, ठीक है। तो सेंटर पे माइनस 11y आएगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 1/3 ऑलरेडी बाहर था, ठीक है, ये 1/3 ऑलरेडी बाहर था, ये पूरी कहानी ब्रैकेट के अंदर चल रही है। तो यहां पर हम कह रहे हैं 1/3 बाहर है, इसके साथ इन दोनों में से, तो यहां पे बिग ब्रैकेट ले लेता हूं, 21 और 3 में से 3y को कॉमन ले लेता हूं, और यहां ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में बचेगा 3 into 7 is 21, 7y प्लस 1। डन। और माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं, ये माइनस 2 कॉमन ले लिया तो 7, 2 into 7 is 14, तो 2 into 7 is 14, 7y प्लस 1, यही यहां पे भी बचेगा, ठीक है। यहां पे मैं देखूंगा तो ये बचेगा 1/3 ब्रैकेट 3y माइनस 2, एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है आपका 7y प्लस 1। डन। अच्छा, हर एक फैक्टर को अगर मैं इक्वल टू 0 रखूं तो जीरोस निकाल सकता हूं। टू फाइंड द जीरोस द गिवन पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं उनको 0 के बराबर इक्वेट करना पड़ेगा। तो हम यहां पर इक्वल टू 0 कर देते हैं हर एक फैक्टर को। तो हर एक फैक्टर को अगर मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो देखिएगा 1/3 इक्वल टू 0, 1/3 तो हटा दो, तो यहां पे जो दो फैक्टर्स बच के निकल रहे हैं वो निकल रहा है 3y माइनस 2 एंड 7y प्लस 1। तो 3y माइनस 2 पहले हम लिख लेते हैं यहां पे 3y माइनस 2। चलिए 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां पे y की वैल्यू आएगी 2/3। ऑल्सो मैं यहां लिख देता हूं ऑल्सो दूसरा फैक्टर था हमारा 7y प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1/7। तो मेरे दो जीरोस आ गए, ठीक है। ये जो दो जीरोस आए हैं, अब मुझे वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन, टू वेरीफाई रिलेशन बिटवीन
जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? अब देखो ये कैसे वेरीफाई करते हैं, तो आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है वो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। 7y स्क्वायर माइनस 11/3y, 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस दूसरा क्या दिया था, -2/3, यही दिया था, -2/3। अच्छा, इसमें a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू -11/3 है और c की वैल्यू -2/3 है। अब मुझे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है, तो जीरोस में बोलता हूं अल्फा एंड बीटा को। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, तो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a आपने पढ़ी है, यही पढ़ी है। तो यहां पर आप कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a का मतलब है माइनस, देन उसके बाद b की वैल्यू है -11/3 अपॉन a की वैल्यू है 7, यही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ द जीरोस, यहां पे हमारी वैल्यू दे रहा है 11/3 मल्टीप्लाइड विथ 1/7, दैट इज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इज 11/21। ठीक है, 11/21। यहां पे एक तो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा निकल के आया, डन। अभी यहां पे अगर हम देखें दोनों जीरोस को, ठीक है, तो यहां पे इनका सम क्या दे रहा है वो भी हमें देखना जरूरी है। तो इनका सम हमें देगा 2/3 एंड प्लस 1/7, वो भी हमारा 11/21 ही निकल के आएगा। आप नोटिस करेंगे वो भी हमारा दोनों का सम जो है, दोनों जीरोस का जो सम है, y की जो दो वैल्यूज निकल के आई हैं, इनका भी सम 2/3 और -1/7 आपको 11/21 ही देगा। आप करके देख सकते हैं। जब आप 2/3 को ऐड करेंगे किसके साथ, -1/7 के साथ, तो 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा। 7 × 2 इज 14 माइनस 7 × 3 इज 21, 14 - 3 इज 11/21। देखिए वही निकल के आ रहा है 11/21, 11/21। सिमिलरली ये तो हमारा था सम ऑफ जीरोस। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकाल के देखिए। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल के देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां पर है हमारा अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन, जो कि रिलेशन हमने पढ़ा है C/A होता है कोएफिशिएंट्स और प्रोडक्ट के। अगर आपको इस तरीके से रिलेशन निकालना है तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। यहां पे जो C की वैल्यू है, प्रोडक्ट जो निकल के आएगा, C की वैल्यू देखिएगा, C की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ रही है, तो C है -2/3, लिख दो यहां पे -2/3 अपॉन A की वैल्यू क्या है, तो A की वैल्यू है 7, यहां पे लिख दीजिए 7। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2/3 मल्टीप्लाइड विथ 1/7, दैट इज -2/21, ये आ रहा है। अगर आप y की वैल्यूज पे आते हैं तो y की वैल्यू दोनों जगह पे क्या थी, पीछे ये थी 2/3 एंड -1/7। देखो 2/3 एंड -1/7, इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 2/3 मल्टीप्लाइड विथ -1/7 विल गिव यू -2/21। वही निकल के आ रहा है जो यहां निकल के आ रहा है। तो आपने वेरीफाई कर लिया कि आपने जो जीरोस निकाले, ठीक है, जो y की दो वैल्यूज निकाली, उन दोनों का सम और उन दोनों का प्रोडक्ट एक्चुअली यहां पे रिलेशन के साथ भी वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 का और पार्ट। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। वर्ड देखो क्या दिया है, मुझे वर्ड बोला है इक्वल रूट्स, और जब मुझे वर्ड इक्वल रूट्स बोलते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तब रूट्स इक्वल होंगे। यहां पे जो मुझे पॉलिनोमियल दिया है, अगर जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो दी है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। डन। इस केस में अगर हम देखें तो डिस्क्रिमिनेंट को अगर इक्वल टू 0 कर दो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पे बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब पी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विथ 1 मल्टीप्लाइड विथ 16 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 6 इज 24 टू 64 विच इज इक्वल टू 0। पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 64 और जब आप इसका रूट करेंगे तो p आएगा रूट ऑफ 64, दैट इज p की दो वैल्यूज निकलेंगी प्लस माइनस 8। इस p की दो वैल्यूज को आप देखिएगा, आगे भी क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे बोला था राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p, तो ऑल द वैल्यूज में एक प्लस 8 होगा एक माइनस 8 होगा। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। आप प्लस 8 डाल लो, आप माइनस 8 डाल लो, इक्वल रूट्स आएंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। आप बताइए रूट्स क्या मिले आपको, ठीक है। तो रूट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो रूट्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे सबसे पहले तो हम 8 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 8 को सब्सटीट्यूट करूंगा तो यहां पे देखिए, यहां पे जो है पॉजिटिव 8 अगर मैं लेके चलूंगा तो 4 and 4 आएगा आंसर। कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू 8 डाल दीजिए प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ये है, इसको आप सॉल्व करिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो 16 कैसे होता है, तो 16 होता है 2 इंटू 8 इज 16 एंड 4 इंटू 4 इज 16। और किससे आता है, तो 4 प्लस 4 करूंगा तो 8 भी आता है। तो हम यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। यहां पे x प्लस 4 एंड x प्लस 4 और यहां पे बाहर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये देखो x प्लस 4 एक फैक्टर है और x प्लस 4 दूसरा फैक्टर है। जब मैं किसी एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करता हूं, जब मैं x प्लस 4 इक्वल टू 0 करता हूं तो x की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। और जब मैं x इक्वल टू अगेन इस फैक्टर को भी ऑल्सो x प्लस 4 इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू 4 आ रही है। रूट्स इक्वल आ रहे हैं तो मैं कहूंगा 4 and 4 आएगा। डन। ये एक चीज हो सकती है। दूसरा, अगर मैं -8 डालता हूं तो -8 डालने पे यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो यहां पे -8x और अगर मैं देखूं तो 2 इंटू 4 इज 8, नहीं 16 लाना है ना। 2 इंटू 8 इज 16 और सेंटर में -8 है और 4 इंटू 4 इज 16, -4 तो एक फैक्टर इसका -4 एंड -4 इक्वल रूट्स वो भी निकल सकता है। तो +8 -8 पे हमें 4 and 4 -4 एंड -4 मिल रहा है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p, ऑल द वैल्यूज ऑफ p में +8 और -8 मेरा जवाब होगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। तो रूट्स यहां पे निकल के आए हैं 4 and 4, ठीक है। एक ये और एक -4 and -4। डन। तो इस प्रकार से आपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 को कर दिया है सॉल्व। पेपर 2019 जो अभी आप देख रहे थे, 2019 का ये जो पेपर आप देख रहे थे, यहां पे हमने सेक्शन सी में जो 3-3 मार्क्स के सवाल थे उनको कर दिया खत्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से 4 मार्क्स के सवाल स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 से लेके आपको मिलेगा सेक्शन नेक्स्ट वाला सेक्शन डी, जहां पे आप वीडियो को वॉच करना ना भूलें। तो टोटल 4 सेक्शन थे। 2019 का जो पेपर था वो रियली लेंदी पेपर था, तो वहां पे उस समय हमने अभी आपको तीनों वीडियोस दे दिए। सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया। अब सेक्शन डी को वॉच करना ना भूलें। तो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला इस प्लेटफॉर्म को आप वॉच कर रहे थे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। अगर हमारे बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, डेफिनेट सक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं
आप ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करें तो हमारे फोन नंबर्स अवेलेबल हैं, आप कॉल करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।